एक स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल हमने इंक्रीज करना है तो चार्ज देके इंक्रीज कर सकते हैं, पर चार्ज का एक रूल है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसके साथ हमको एक जरूर ऐसी चीज चाहिए जिसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है। इसका पोटेंशियल V प्लस V डैश इससे बड़ा होना चाहिए और इसके पास चार्ज होना चाहिए, तब यहां से चार्ज इसमें जाएगा। इसका ये मतलब है अगर हमको इसको 1 लाख वोल्ट बनाना है तो जहां से हम चार्ज भेजेंगे उसका वोल्टेज कैसा होना चाहिए, मोर देन 1 लाख, तब तो चार्ज इसमें जाएगा। अब 1 लाख वोल्ट बनाना है तो 1 लाख से बड़ी वोल्टेज वाली चीज हम कहां से लाएंगे? अगर वो हमारे पास होती तो हम 1 लाख वोल्ट क्यों बनाते, उसी को यूज करते। मान लीजिए ऐसी कोई चीज हमारे पास है जिसका पोटेंशियल 1,10,000 है, हमने इसको जोड़ा, चार्ज इसमें चला गया, दोनों का पोटेंशियल 1,10,000 हो गया। अब अगर हमको 1,20,000 करना है, 1,50,000 करना है तो उतना पोटेंशियल करने के लिए फिर हमको ऐसी चीज जोड़नी पड़ेगी एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम एक स्पेशल टेक्निक लगाते हैं, उस टेक्निक को लगा के इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते चले जाते हैं और वो जो डिवाइस बनती है जो हमको हाई पोटेंशियल देती है वो डिवाइस बनाई और उसका नाम है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। ये वॉन डी ग्राफ ने बनाया था इसलिए उसके नाम पर है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। जनरेटर मींस इट जनरेट्स, व्हाट इट जनरेट्स, हाई पोटेंशियल। ओके, वॉन डी ग्राफ जनरेटर एक बड़ा इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में नॉर्मली इसका डिस्क्रिप्शन 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। तो अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन में हमको अच्छे आंसर देने हैं, पूरे मार्क्स लेने हैं, तो जरूरी है कि हम इसका डिस्क्रिप्शन पूरे तरीके से दें और अलग अलग सेक्शन बनाते हैं। तो व्हाट आई एडवाइज यू, इसको जब आप याद करते हैं अलग अलग सेक्शन बनाकर याद करिए और आंसर भी लिखते हैं तो अलग अलग सेक्शन बनाकर लिखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट डिस्क्रिप्शन का छूटे नहीं। जैसे सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में ये होता क्या है? तो इंट्रोडक्शन में वॉन डी ग्राफ इज अ डिवाइस व्हिच गिव्स a very high potential. It is a device which gives very high potential. Okay, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद वर्किंग, तो we can say construction. इसके कंस्ट्रक्शन में there is a dome, spherical dome, construction and diagram. There is a metallic spherical dome open from the bottom. ये है metal spherical shell. इस शेल को हम लोगों ने एक स्टैंड पर रखा, वो ऐसा स्टैंड है। ये नॉन मेटलिक, यू कैन से ये कंक्रीट का एक स्टैंड है। इस कंक्रीट के स्टैंड पे ये मेटल का एक बॉल रखा हुआ है, बॉल नीचे से खुला है। यहाँ पर हमने एक 2 पुली अरेंजमेंट किया, ये 2 पुलीज हैं और इस पुली पर एक बेल्ट चलती है। ये बेल्ट ऐसे लगी हुई है और ये बेल्ट ऐसे घूमते रहती है। ये एक मोटर से चलती है, तो राइट इट इज ए मोटराइज्ड पुली। This is a nylon belt. नायलॉन से हमारा पर्पस है, इट इज ए नॉन कंडक्टर बेल्ट। किसी जगह पर अगर चार्ज आएगा तो ये बेल्ट उस चार्ज को
वहीं का वहीं चार्ज खड़ा रहेगा बिकॉज दिस इज नॉन कंडक्टिंग। दिस इज ए कंडक्टिंग शेल। दिस इज ए कंडक्टिंग शेल। यहाँ पर हम एक डिवाइस लगाकर रखते हैं और ये डिवाइस हमको पोटेंशियल डिफरेंस देती है। वी कॉल इट अल्टरनेटर। एक टर्मिनल इसका अर्थ कर देंगे और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर चार्जेस को इस बेल्ट पर स्प्रे करने के लिए हम एक कॉम लगाते हैं, कॉम कंघी लगाते हैं। इसके ऐसे बहुत सारी नोक निकली रहेंगी। ये आपने पढ़ा है, ये यहाँ पर हमने एक कॉम लगा दी। ये कॉम जस्ट इसके साथ ब्रश करती हुई रहेगी, तो ये ऐसे चलेगी, कॉम हल्का सा इससे टच होगा, ऐसे चला जाएगा। ये है कॉम। यहाँ पर वैसा ही एक कॉम और लगा रहता है। दिस इज अनदर कॉम। इस कॉम को अंदर से हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इस शेल के साथ, एक कंडक्टर को लगा के। और ये हमारा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट हो गया। इस पूरे को हम चाहे तो एक वैक्यूम चैम्बर में एनक्लोज कर देते हैं या किसी इनर्ट गैस वाले चैम्बर में इसको एनक्लोज करके ऊपर से पूरा बंद कर देते हैं। ये जो सोर्स है ये हमको हाई टेंशन हाई पोटेंशियल देता है, जो ऑलरेडी हमारे लिए पॉसिबल होता है। मान लीजिए हमारे लिए पॉसिबल है ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट, तो दिस इज ए सोर्स व्हिच कैन गिव अस 10 to the power 4 volt potential difference. So we call it HT, high tension source. This is a high tension source. Approximately 10,000 वोल्ट के रेंज में ये हमको यहाँ पर सप्लाई दे सकता है। ये हमारा जनरल अरेंजमेंट बन गया। ओके, यहाँ पर ये बेल्ट मूव कर रही है और इसका पोटेंशियल कितना है 10,000 वोल्ट। तो ये जो कॉम यहाँ पर लगी है, इस कॉम के आगे ऐसे वोल्ट है, इसमें हमने 10,000 वोल्ट दिया, तो इसमें ये इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। दैट इज आवर कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। उसके बाद तीसरा टाइटल आप लिखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। इसको आप चाहे सेकेंड भी कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल है जिसको हम लोगों ने इसमें यूज किया। तो 2-3 प्रिंसिपल फिजिक्स के हैं जिसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे। पहला प्रिंसिपल है the charges always reside on the outer surface. The charges always reside on the outer surface. On the outer surface of a shell. अगर एक शेल को हम चार्ज दें, भले उसको अंदर से दे, साइड से दे, ऊपर से दे, वो घूम फिर के कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ। क्या रीजन है? रीजन है चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करते हैं तो अंदर रहेंगे कि रिपेल होकर बाहर चले जाएंगे? तो आंसर है रिपेल होकर बाहर चले जाएंगे। वेरी सिंपल लॉजिक। इसलिए चार्ज हमेशा कहाँ होते हैं? आउटर सरफेस पे। अगर इतने मोटे मेटल से शेल बना हुआ है तो चार्ज यहाँ नहीं मिलेंगे, हमको चार्ज यहाँ बाहर वाली सरफेस पर मिलेंगे। तो चार्ज हमेशा बाहर रहते हैं। ये प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करेंगे। अब मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पर चार्ज दिया 5 कूलम, तुरंत वो चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो यहाँ कितना चार्ज होगा? 0। फिर मैंने इसको 5 कूलम चार्ज दिया, वो चार्ज फिर कहाँ चला गया? बाहर। यहाँ कितना चार्ज होगा? 0।
ये चार्ज हमेशा ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। ये एक फिजिक्स का प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। दूसरा फिजिक्स का प्रिंसिपल हम ये यूज करेंगे दैट पोटेंशियल इनसाइड ए शेल, शेल के अंदर पोटेंशियल कितना रहता है? आंसर है जितना पोटेंशियल उसकी सरफेस पे रहता है वही पोटेंशियल उसके अंदर हर स्पॉट पे है। ओके, तो ये दूसरा प्रिंसिपल है, पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज सेम एवरीवेयर एंड इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? देखिए, अगर ये वाले शेल का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, ये शेल का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो ये जो कॉम लगी है इसका पोटेंशियल कितना होगा? आंसर 100 वोल्ट। अगर ये वाले शेल का पोटेंशियल 1000 वोल्ट है तो कॉम का पोटेंशियल कितना हो गया? 1000। और अगर इसका 50,000 है तो कॉम का भी अपने आप कितना हो गया? 50,000। क्यों? क्योंकि अंदर हर जगह पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना कि शेल का पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई? ये हो गया। तो ये इसके दो प्रिंसिपल काम करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है दैट चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज ट्रेवल फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये तीन प्रिंसिपल काम करते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया इसके वर्किंग प्रिंसिपल 1 2 3। अब उसके बाद नेक्स्ट चौथी चीज लेनी है वर्किंग। ये काम किस तरह से करता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्किंग में मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आप समझ लीजिए किस तरह से ये काम करता है। हम चाहते हैं इसको चार्ज बहुत ज्यादा दिया जाए क्योंकि चार्ज देने से हमको पोटेंशियल मिलता है Q/4πε0। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। ओके, ये है फॉर्म नंबर 1 C1, दिस इज फॉर्म नंबर 2। इधर ध्यान दीजिए, फॉर्म नंबर 1 गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम हाई टेंशन सोर्स, क्योंकि ये हाई टेंशन सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो सपोज प्लस माइनस जो भी है यहाँ से इसको चार्ज मिला और उसका पोटेंशियल 10⁴ है, कुछ पोटेंशियल है। ये जब चार्ज इसको मिलेगा तो यहाँ पर हमने कॉर्नर्स बनाए हुए। इस कॉर्नर बनाने से क्या होगा? देयर विल बी कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना डिस्चार्ज हम लोग कर चुके हैं। कॉर्नर पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और वो एक तरह से सब जितना ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव, सामने क्या बनाएगा? नेगेटिव। अगर वो सामने नेगेटिव बनाएगा और इतना हाई पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ से चार्ज का फ्लो हमको दिखेगा। जितना तेजी से चार्ज यहाँ से आएगा दैट विल बी लाइक ए स्प्रे। तो हम ये करेंगे कि ये जो फॉर्म यहाँ लगा हुआ है, कंघी लगी हुई है, ये चार्ज को स्प्रे करती है। किस पर स्प्रे करती है? तो आंसर है बेड पर स्प्रे करती है। उसका रीजन क्या है? प्रोसेस क्या है? कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज से ये इस पर स्प्रे हुआ और यहाँ चार्ज चला इस बेड पर। जब इस बेड पे चार्ज पहुंचता है तो मोटराइज पुली, इस पे मोटर लगी है और ये पुली से बेल्ट मूव कर रहा है। तो ये चार्ज जो इसको मिला, ये बेल्ट ऊपर गई तो चार्ज भी इसके साथ साथ ऊपर चला गया। इस तरह से चार्ज ऊपर मूव करते जाता है। ये चार्ज मूव करते करते इस बेल्ट के सामने पहुंचा। जब ये इस बेल्ट के सामने पहुंचा तो यहाँ पर डिस्चार्ज,
ये जब यहाँ पहुँचता है तो ये चार्ज इसमें आ जाएगा। क्यों इसमें आ जाएगा? इसके पास चार्ज नहीं है और इसके पास चार्ज है। जिसके पास चार्ज है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है और इसका पोटेंशियल कम होता है। तो चार्ज विल मूव फ्रॉम बेड टू दी कॉम। बेड से कॉम तक चार्ज आएगा तो यहाँ से इसका चार्ज इधर निकल गया और जब यहाँ पर बेड पहुंची तो इसके पास कोई चार्ज नहीं। तो हमने चार्ज को नीचे से ऊपर तक पहुंचाया। मैकेनिकल प्रोसेस। चार्ज को पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एक कंडक्टर लगा दीजिए, यहाँ चार्ज दीजिए, अपने आप चार्ज ऐसे फ्लो हो जाएगा। दूसरा, अगर वो फ्लो नहीं होता तो जिस चीज पर चार्ज है उस चीज को उठा के ऐसे ऊपर पहुंचा दें। तो हमने ये दूसरा प्रोसेस लिया कि नायलॉन पे चार्ज दिया और उस नायलॉन की बेल्ट को ऐसे ऊपर पहुंचा दिया तो चार्ज ऊपर पहुंच गया। जब ये चार्ज यहाँ ऊपर पहुंच गया, इस कॉम का पोटेंशियल कम है तो चार्ज यहाँ चला गया और इससे कनेक्ट होके ये चार्ज यहाँ चला गया। ये कौन सी सरफेस है? ये अंदर की सरफेस है, इनसाइड। नाउ इनसाइड सरफेस उसको चार्ज मिला तो चार्ज तुरंत कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आउटसाइड की सरफेस, वो यहाँ चला गया। अगर वो यहाँ चार्ज चला गया तो अंदर की सरफेस पे कितना चार्ज रहा? 0। उसके बाद बेल्ट का ये वाला हिस्सा इसके सामने आया, इस हिस्से की चार्ज इससे टच हुआ। यहाँ चार्ज कितना है? इनसाइड 0 और इस बेल्ट के पास चार्ज है तो फिर चार्ज किधर मूव करेगा? फ्रॉम बेल्ट टू दी इनसाइड सरफेस। ये चार्ज मूव किया, ये चार्ज यहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही इसको वो चार्ज मिला वो चार्ज फिर कहाँ ट्रांसफर हो गया? आउटसाइड। वो चार्ज फिर आउटसाइड चला गया ऐसे, और अंदर फिर चार्ज कितना रह गया? 0। फिर ये बेल्ट का तीसरा हिस्सा इसके सामने आया, उससे इसने चार्ज लिया, यहाँ भेजा। क्यों भेजता है ये चार्ज? क्योंकि यहाँ चार्ज है और यहाँ नहीं है। तो ये इसको चार्ज भेजा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज हमेशा आउटर शेल पे रहता है तो चार्ज फिर बाहर चला जाता है। और जब ये चार्ज बाहर चला गया तो इसके पास फिर कितना चार्ज हो गया? 0। तो इसको जितना भी आप चार्ज दीजिए अंदर में, वो चार्ज हमेशा कहाँ चला जाएगा? बाहर। और अंदर में कितना चार्ज बचेगा? 0। ये मेन चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि आप अंदर में चार्ज देके सरफेस के अंदर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज हमेशा कहाँ चला जाएगा? बाहर। और अंदर हमेशा क्या दिखाएगा? 0। एक आदमी अगर भीख मांगने का काम करता है, वो खाली हाथ दिखाता है कि मेरे को पास पैसा नहीं है, दीजिए। अब लोगों ने उसके कटोरे में डाला, 500 रुपया 1000 रुपया इकट्ठा हो गया। घर जाके वो उसको अपनी तिजोरी में रखता है और फिर बॉक्स में क्या आ जाता है कि साहब खाली है, डालिए। फिर आपने डाला, वो फिर जाके घर में रख के आ जाता है। तो हम लखपति हैं, हम उसमें पैसा डालते हैं तो हमसे सबसे पैसा ले लेके करोड़पति बनते हैं। लेकिन अभी भी वो कटोरा ऐसे ही रखता है, कटोरा खाली है। एग्जैक्टली यही हाल इसका। इसको आप यहाँ जितना भी चार्ज दीजिए, चार्ज को कहाँ भेज देता है? बाहर जमा कर देता है और अंदर फिर क्या दिखाता है? तो यहाँ से छोटा सा चार्ज भी जाता है, वो चार्ज देखता है कि खाली है तो चार्ज ऐसे चला। इस तरह से ये जो इसकी जमा पूंजी है चार्ज की बाहर वाली, ये बढ़ते जाती है। और जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा, इसका क्या बढ़ता जाएगा? पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और इस तरह से इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट हुआ, 100 वोल्ट हुआ, 1000 वोल्ट हुआ, 10,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 10 लाख तक पहुंच जाता है इसका। इतना हाई पोटेंशियल इसका होगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि जब ये 1 लाख वोल्ट पर है, उस समय भी अगर हम यहाँ से 1000 वोल्ट वाला चार्ज भेजते हैं तो वो चार्ज इसमें चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि 1 लाख वोल्ट ये जो इसके अंदर की सरफेस है उस पर चार्ज नहीं। ये हमने चार्ज के बेसिस पर पढ़ा। अब इसको पोटेंशियल के बेसिस पे समझिए, वो और इंटरेस्टिंग। इसके अंदर पोटेंशियल कितना रहेगा हर सिस्टम का? जितना बाहर पोटेंशियल है। अब बाहर का पोटेंशियल है 1000, तो अंदर हर चीज का पोटेंशियल कितना है? 1000। ये यहाँ नीचे से आया और इसका पोटेंशियल है 100। अब ये वाले चार्जेस जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसका पोटेंशियल बताइए कितना? इस शेल के अंदर है, शेल के कारण इसका पोटेंशियल कितना है हर चीज का? 1000। और ये अपना पोटेंशियल कितना लेके आया है?
100, तो इसका टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 1100। 1100। अब जब हम इसको और इसको आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल है 1000 और इसका पोटेंशियल है 1100। तो चार्ज किधर से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये ऐसा चला। अब इस पूरे का पोटेंशियल हो गया 1100। तो इस बेल्ट का भी कितना हो गया 1100, कॉम का भी कितना हो गया 1100। अब यहाँ से ये नया हिस्सा ऊपर चला 100 वोल्ट लेके। सिर्फ जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसको 1100 वोल्ट किसका मिल गया, शेल का मिल गया, और ये अपना कितना लेके गया था 100। तो अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया 1200, और इसका ऊपर वाले का अभी भी कितना है 1100। तो फिर इन दोनों को हमने जोड़ा, चार्ज किधर जाएगा 1200 टू 1100। इस तरह से अगर इसका पोटेंशियल बन गया 1 लाख, तो जैसे ही ये बेल्ट इसमें घुसेगी इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 लाख, और ये 100 वोल्ट अपना लेके जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया 1,100,000। अब इसका पोटेंशियल है 1,100,000, इसका पोटेंशियल है 1 लाख, तो चार्ज किधर जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, किधर जाएगा ये। तो इस तरह से आप देखिए चार्ज हम लो पोटेंशियल से हमेशा इसमें भेज देंगे, क्योंकि जैसे ये इसके अंदर पहुंचेगा इतना पोटेंशियल तो इसको इसी के कारण मिल जाएगा, और अपना थोड़ा सा पोटेंशियल तो लेके जाएगा। तो अगर इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल V डैश है, तो ये वाले जो चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं इनका पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है V प्लस V डैश, एंड V प्लस V डैश इज हायर देन V। इसलिए चार्ज किधर से किधर फ्लो होते हैं, फ्रॉम बेल्ट टू दिस। भले ये V 1000 हो जाए, भले 1 लाख हो जाए, भले 1 करोड़ हो जाए। अगर ये 1 करोड़ होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 करोड़ प्लस 100, तो 100 ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 100 ही अपना लेके जा रहा है। अब तरीका समझ आया। इस तरह से हम इसको चार्ज को ट्रांसफर करते जाते हैं और इसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। तो ये जाके जब इतना ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है कि यहाँ से यहाँ से डिस्चार्ज बाहर लीक होने लगे, बस उतना पोटेंशियल उसको हाई पहुंचा सकते हैं, एंड देयर इज अ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल 10 टू द पावर 6, 10 लाख वोल्ट तक ये पहुंच सकता है। अब उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिकल होता है कि इस 10 लाख वोल्ट से चार्ज पार्टिकल हम पाएंगे कैसे मिलेगा हमको। तो यहाँ पर हम एक ग्लास की ट्यूब लगा देते हैं। इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे आयन का कोई सोर्स है, ये ग्लास ट्यूब, यहाँ पर आयन का सोर्स है पॉजिटिव। अब ये ग्लास ट्यूब में जो आयन्स रखते हैं ये भी शेल के अंदर, इन सब का पोटेंशियल कितना होगा, जितना शेल का पोटेंशियल है। अब शेल का पोटेंशियल अगर 10 लाख है तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया 10 लाख। यहाँ नीचे आया, यहाँ पर हमने एक केबल लगाया, इस केबल को हल किया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल कितना है 0। यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल करने वाला ऑब्जेक्ट रखा, तो इसका पोटेंशियल कितना 0। ये है 10 लाख वोल्ट, ये है 0। तो ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा 0 वोल्ट के लिए। जब ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे स्प्रिंग से तना हुआ, जैसे ही हम स्प्रिंग का लैच खोलेंगे ये तेजी से ऐसा भागेगा, वैसे ही ये तेजी से भागता है, और इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है U × 10 की पावर 6, कितनी एनर्जी हो जाती है। ये वोल्टेज है और हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है Q × V। तो Q × V के कारण इसके पास बहुत हाई एनर्जी होती है, और ये यहाँ आकर इसको हिट करेगा, पूरी की पूरी हाई एनर्जी से इसको हिट करेगा, एंड दैट विल बी अ वेरी हार्ड हिट। तो यहाँ पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये पार्टिकल हमको मिला विच इज अ वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल, दैट वाज अवर फिजिक्स। तो इस तरह से आप इसको 1 2 3 4 5 ऐसा बांट के अलग अलग चीजों में लिखेंगे। दिस वाज वर्किंग ऑन क्वांटिग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो ये क्वांटिग्राफ जनरेटर की वर्किंग हो गई, और इसके आसपास ये यहाँ 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 इतना ज़्यादा चार्ज होता है कि अगर हम यहाँ ऐसा हाथ रख देते हैं तो हमारा पूरी बॉडी का पोटेंशियल बहुत हाई हो जाता है इंडक्शन के कारण। इंडक्शन कैसे होता है आपको मालूम है,
यहाँ अगर हमने हाथ रखा तो ये प्लस इसको खींच लेंगे माइनस। अगर इन्होंने माइनस यहाँ हमारे हाथ में खींच लिया, यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर हमने ऐसे किया तो हमारे बॉडी का माइनस चार्ज यहाँ आ गया, बॉडी का नेट चार्ज होता है 0, माइनस इधर आ गया तो बाकी बॉडी में क्या बचा, प्लस बचा। अब प्लस एक जैसा होता है हमारी बॉडी में हर जगह पे, हर बाल में कितना चार्ज आएगा, प्लस। अब ये प्लस चार्ज जब सब बॉडी में होता है और प्लस चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो सिमिलर चार्जेस जब रिपेल करेंगे तो ऐसे चीजें भागती हैं, बाकी लोगों को कुछ नहीं होता। और बाल का क्या होता है वो आपने डायग्राम में देखा, इस लेडी के सब बाल खड़े, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है। तो आप लोगों के लिए मैं नोट्स दिया होगा। 2 तरह की बॉडीज हैं, 2 माइक्रोकूलम 2 वोल्ट, 1000 माइक्रोकूलम 1000 वोल्ट। हम चाहते हैं कि ये वाला जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम वो भी इसको ट्रांसफर हो। इज इट पॉसिबल? इस तरह से होगा। वेरी गुड। अगर हम इसको बाहर से कनेक्ट करते हैं तो ये 2 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है, चार्ज ऐसा चलेगा, ये वाला चार्ज इसमें आएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ड्रिल करके ये वाला पार्टिकल इसके अंदर डालें तो बताइए इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। इसके अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 1000, और ये 2 वोल्ट और गया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया। अब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया या यहाँ पर कनेक्ट हो गया तो चार्ज किधर से किधर जाएगा, तो चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा। भले इसके पास 2 चार्ज है तो ये 2 चार्ज यहाँ से यहाँ, कब तक चला जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। उसके लिए इसका पूरा अच्छा। अब चार्जेस कहाँ स्टे करते हैं, आउटर शेल पे, तो ये चार्ज जैसे ही यहाँ आएगा जंप करके कहाँ चला जाएगा, आउटर, फिर यहाँ से चार्ज आया आउटर, फिर यहाँ से चार्ज आया आउटर पे, इसका चार्ज कितना रह जाएगा, 0। जब तक इसका चार्ज 0 नहीं हो जाता तब तक चार्ज जाता रहेगा, क्योंकि अंदर की सरफेस पे हमेशा चार्ज कितना रहता है, 0, और पूरा का पूरा Q चार्ज कहाँ रहता है, आउटर सरफेस, अंदर में कोई चार्ज नहीं। तो इसीलिए इसका चार्ज भी जाता जाएगा जब तक इसका चार्ज क्या नहीं हो जाएगा, 0। तो 2 क्वेश्चन इसमें, एक तो ये हमने आपने क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है if a body has a charge Q can we take out the complete charge। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है, इसके पास अगर चार्ज Q है, इसके साथ एक दूसरी बॉडी टच कराएगी तो इस Q में से कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा, दोनों का टेंशन बराबर नहीं हो जाता। तो ये इसके पास चार्ज है, ये इसके पास चार्ज है, अभी दोनों का टेंशन बराबर है, चार्ज अब और ज्यादा नहीं जाएगा। तो Q है, हो सकता है Q/2 इसके पास चला गया, Q/2 इसके पास बच गया, पर ये 0 नहीं होगा। हमको क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि इसको 0 करना है, पूरा का पूरा चार्ज निकालना है। उसका एक ही रास्ता है कि इसको किसी भी कंप्लीट शेल पे, किसी भी शेल के अंदर वाली सरफेस से टच करेंगे, क्योंकि अंदर की सरफेस का नेचर क्या होता है, उस पे चार्ज कितना रहता है, 0। उस पे अगर आप 1 माइक्रोकूलम वाली बॉडी भी रखेंगे तो उसको भी वो खींच के कहाँ निकाल देगा, बाहर। इसलिए उस पे शेल, उस पे चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो इस तरह से आते हैं कि किसी भी बॉडी का चार्ज आप 0 कैसे कर सकते हैं, एक कम पोटेंशियल वाली बॉडी से हाई पोटेंशियल वाली बॉडी के चार्ज को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। दोनों का एक ही आंसर क्या है, छोटी बॉडी को बड़ी बॉडी के अंदर सरफेस में टच करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया क्वांटिटी जनरेटर। कैपेसिटर के चैप्टर में हम लोगों को शुरू में जो स्टार्ट करना है, अलग अलग शब्दों का मीनिंग समझना। एक शब्द है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी।
कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को वो रख सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, ये एक चीज। दूसरी चीज हमको पढ़ना है कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है, कैपेसिटेंस। और तीसरा शब्द कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर। ये तीनों शब्दों में अंतर आपको अलग अलग समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैपेसिटी। एक शेल को, एक बॉल को, स्फीयर को हम चार्ज देते चले गए। इसको हमने चार्ज दिया 1 माइक्रोकूलम, 2, 3, 4, ये चार्ज देता चला गया। चार्ज जब ये लेगा तो इसके पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल विल गो ऑन इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन q अपॉन 4πε0 r। इसका रेडियस r है, इसको चार्ज q देते जाते हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओके, हम इसको देते गए और हमने इसका चार्ज दे दिया 1000। अभी ये और चार्ज देगा और हमने इसको दे दिया 10,000 मिलेगा। जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। सपोज ये 10,000 इसका वोल्टेज भी हो गया। अब हमने इसको और चार्ज दिया, एक चार्ज और दिया, तो ये हो गया 10,001। तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, ये भी हो गया 10,001। अब दिस पोटेंशियल इज अ वेरी हाई पोटेंशियल। मान लो अब इसके चारों तरफ एयर, अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो ऐसे पोटेंशियल बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन 4πε0 r। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ बढ़ेगा। जब ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो एयर पे क्या असर होता है उसको देखिए। एयर का एक एटम हमने पकड़ा, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी ऑक्सीजन, ये दो ही ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एयर का एक एटम लिया, इस एयर के एटम को कंसीडर करिए, इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस। इस स्फीयर को हम चार्ज देते जा रहे हैं, प्लस 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 करते जा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों हाई होते जा रहे हैं। ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज में भी इसको अट्रैक्ट करके रखोगे, तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज का फोर्स यहाँ बहुत ज्यादा और ये उस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ता। जब ये खींचेगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ये नहीं छोड़ेगा क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा है। तो क्या होगा, इस प्लस को ये माइनस नहीं मिलेगा, ये प्लस अपनी जगह खड़ा रहेगा। और हमने प्लस दिया, इसकी ताकत और बढ़ गई। ताकत बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 10,001 चार्ज पे इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 10,001, या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसको E की वैल्यू कितनी हो गई, 10,001। इतना ज्यादा जब हो जाता है तो इन दोनों में टग ऑफ वॉर चलता रहता है। ये एयर का एक एटम है, एयर के एक एटम में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इसको अपनी तरफ फोर्स कर रहा है। ये वाला जो फोर्स होता है ये करीब करीब होता है 10⁶, इतना फोर्स होता है। यहाँ पर ये बड़ा वाला ये शेल है, इसके यहाँ पर प्लस इकट्ठे होंगे। अब ये जो प्लस हम और देते जा रहे हैं तो ये इस माइनस को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये पावर भी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम चार्ज बढ़ा रहे हैं। ये पावर पहले थी 100 न्यूटन, 200, 300, 1 लाख और उसके बाद 10 लाख। जैसे ये ताकत इतनी ज्यादा पहुंच जाती है 10⁶, ये इधर खींचेगी। अब दोनों तरफ फोर्स कितना हो गया, 10⁶। अब यहाँ पर एक चार्ज आप और दीजिए, इसका पल्ला भारी हो जाएगा, इधर का वोल्टेज ज्यादा होगा, ये फिर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हम उस स्टेज पे यहाँ पहुंच गए। हमने कितना चार्ज दिया, 10,000, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10,000। एक चार्ज और दिया, ये कितना हो गया, 10,001, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, 10,001। उसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींच। अब उसके बाद की सिचुएशन सोचिए,
इसने जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? हमने इसको एक देके 10,001 किया था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ था, उसके कारण उसकी पावर बढ़ गई थी, पावर के कारण उसने एक नेगेटिव चार्ज खींच लिया, एक नेगेटिव चार्ज खींच लिया तो चार्ज वापस कितना रह गया? 10,001। और इसका पोटेंशियल फिर से कितना हो गया? 10,000, या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी हो गई? 10,000 न्यूटन पर कूलम। ये इसकी। अब हमने क्या किया? वोल्टेज बढ़ाने के लिए फिर से इसको एक चार्ज दिया, एक चार्ज देके इसको क्या कर दिया? 10,000 बार। अब इसने क्या किया? यहाँ पर एक दूसरा एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया क्योंकि इसकी ताकत बढ़, उस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, फिर -1, तो ये कितना हो गया? 10,000। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो 10,001 हुआ था, एक चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 10,000। यही प्रोसेस चलती जा रही है। क्या होते जा रहा है? हम चार्ज देते जा रहे हैं पर वोल्टेज नहीं। इस तरह से एक लिमिट आ जाती है कि वो चार्ज लेता है, वोल्टेज नहीं बढ़ती है। अगर चार्ज लेता है, वोल्टेज नहीं बढ़ती तो चार्ज कहाँ जाता है? देखिए, इस एटम के पास पहले नेट चार्ज कितना था? 0। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कैसा नेट चार्ज आ गया? प्लस। इसके पास कैसा नेट चार्ज आ गया? प्लस। ये दोनों चार्ज, दोनों के पास प्लस आया। हमने प्लस किसको दिया था? बड़े वाले गोले को दिया। लेकिन हम देखते क्या है कि बड़े वाले गोले के पास अभी भी कितना है? 10,000। और हमारे दोनों दिए हुए प्लस कहाँ पहुंच गए? एयर में पहुंच गए। क्यों? ये है वो एग्जांपल कि एक ग्लास में आप पानी भरते जाइए और 1 लीटर का ग्लास है, 1 लीटर पानी भर गया, उसके बाद आपने 2 सीसी पानी और डाला, वो कहाँ जाएगा? बह जाएगा, बह के लीक हो जाएगा और ग्लास में कितना रहेगा? 1 लीटर, 1000 सीसी। वो हमने यहाँ पहुँचा दिया 10,000। इसके बाद हम जो देते जाएंगे वो हमको दिखता है कहाँ? एयर को पहुँच गया, बाहर पहुँच गया, तो ये लीक हो गया। So, अब समझिए, every conductor has a limit for filling the charge. If charge is given beyond this limit, its potential or its electric field becomes so high that the charge leaks out and it ionizes the air which is in contact. फिर से इस सेंटेंस को सुनिए। When charge is given to a conductor, its potential increase. When the potential becomes very high, equal to the electric strength of the air, then if further charge is given, the air atom gets ionized. Gets ionized का मतलब loses electron. It gets ionized and the charge leaks out. Therefore, we cannot fill charge anymore. If we cannot fill charge anymore, we cannot increase the potential. We cannot increase the electric field anymore. That is limit, and that limit is known as capacity. ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई। हमारा क्वेश्चन इस तरह का इसमें हो सकता है, Can we give unlimited charge to a conductor? आंसर क्या होगा? No. We cannot give unlimited charge to a conductor. We can give it a charge only up to the limit before it starts leaking. What is leaking of charge? The air molecules which are in contact with the conductor will get ionized. That shows the charge is getting leaked out and it will not take any further charges. That is capacity of a conductor. ये होता है conductor की capacity. ठीक है? उसका चार्ज फुल हो जाता है। तो ये शब्द हो गया कैपेसिटी। अगला शब्द देखिए, कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटी के बारे में आप समझ गए। ये फैक्ट आप समझ गए कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा है। वो लिमिट क्या है? जब तक वो लीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमने एयर को हटा दिया, एयर को हटा के इस पूरे को माइका में लपेट दिया।
अगर हमने इसको माइका में लपेट दिया तो ये जो 10 टू द पावर 6 में इलेक्ट्रॉन को छोड़ता था, माइका 10 टू द पावर 6 में नहीं छोड़ता, वो 10 टू द पावर 7 में छोड़ता। ये उसकी ताकत कितनी, 10 टू द पावर 7। अब हम इसको 10 टू द पावर 6 के बाद 1 2 3 और बढ़ाते देखते हैं, ये नहीं खींचता। अगर ये इसको नहीं खींचता है मतलब ये चार्ज को भर लेता है अपने में। अब इसकी वोल्टेज कहां तक चली जाएगी, 10 टू द पावर 7 तक चली जाएगी। ये किसका असर है, ये मीडियम का इफेक्ट। तो मीडियम का इफेक्ट क्या होता है, व्हेन वी चेंज द मीडियम देन मीडियम हैज गॉट अ लार्जर डाइलेक्ट्रिक फोर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देन व्हाट विल हैपन, द पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज्ड अप टू दैट। अगर इसका पोटेंशियल हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं मतलब ये ज्यादा चार्ज को अपने में समेट सकता है। अब इसी पर एक और इंटेलिजेंट क्वेश्चन बना, अगर हम इसको ऐसी जगह पर ले जाएं जहां चारों तरफ वैक्यूम, वैक्यूम है मतलब वहां एयर भी नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नहीं इंफिनिटी, उल्टा 1/, इंफिनिटी। क्यों, आप चार्ज दीजिए तो वो लीक करने के लिए तो कोई है ही नहीं बात। भले इसका पोटेंशियल 1 लाख हो जाए, भले 1 करोड़ हो जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि बाहर कुछ नहीं, इसलिए इसको कितना चार्ज हम दे सकते हैं, इंफिनिटी। सो इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, हाउ मच इज इट्स कैपेसिटी, इंफिनिटी, देन वी कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन ये अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज कैपेसिटी और ये किस पर डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ पर एयर की बजाय पानी दे दें, इसको हमने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया तो क्या होगा, पानी का ये जो फोर्स है ये और कम होता है। मान लीजिए होता है 10 टू द पावर 5, सपोज अगर ये इतना होगा तो फिर हम इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इससे 10 टू द पावर 5, बस उसके ऊपर चार्ज देंगे, पानी में नहीं खुल जाएगा और पानी में यही होता है। इसलिए हम पानी में ज्यादा पोटेंशियल नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी से खींच लेता है, उसमें खींचना बहुत आसान है क्योंकि पानी में ये ऑलरेडी रहता है। OH माइनस को खींचेगा तो चार्ज उसको दे देगा तुरंत, तो उसमें ज्यादा हाई वोल्टेज हम नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, तो ये कैपेसिटी हमेशा किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग मीडियम होगा उतना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा, डायरेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, उतना ज्यादा चार्ज हम अंदर वाले को दे सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, इस शेल को हमने चार्ज दिया Q, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है और इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, Q/4πε0। ये क्या हो गया इसका पोटेंशियल, कितना चार्ज देने से Q चार्ज देने से पोटेंशियल कुछ बढ़ता है, तो हम एक रिलेशन लिखते हैं कि जितना आप चार्ज देते जाएंगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये रिलेशन समझ में आया, जितना चार्ज दीजिए उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब मैथमेटिकली अगर हम इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू V। ओके, ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट ये क्या बना, Q/V। This constant is known as capacitance of that conductor. Capacitance. Capacitance का मतलब क्या है, इस वोल्टेज को वर्क करेंगे तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q। So if V is equal to 1, if V is equal to 1, then C is equal to Q. Capacitance is the charge which will increase the potential by 1 volt. ये हमने बॉडी को लिया, इसका वोल्ट मीटर में वोल्टेज देख रहे हैं, अर्थ के साथ लगाते हैं। ओके, इसका वोल्टेज मान लो दिखा रहा है 10 वोल्ट, हम इसको चार्ज करते हैं 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम दिया तो ये वोल्टेज 1 बढ़ गया, 10 से 11
तो 3 माइक्रो कूलम इसका क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। इट इज नॉट कैपेसिटी। कैपेसिटी तो वो होता है कि फुल कप होगा, वो उतना वोल्टेज का पहुंचेगा, हाई वोल्टेज, वो सब नहीं। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको इस पे जितना चार्ज करना पड़ेगा वो इसका क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। जैसे कि रेट होता है, 1 किलो शक्कर का रेट 20 रुपए है। अब जितना बड़ा लंब हम लेंगे, 20 किलो लेंगे तो 20 किलो का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? 400 रुपए देने पड़ेंगे, तो 400 रुपए उसका प्राइस है, टोटल चार्ज है। लेकिन रेट क्या है? दैट इज 20 रुपीज पर केजी। इसी तरह से जो चार्ज होता है, क्या? चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज लगेगा उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी। ओके, तो नोट करिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द चार्ज रिक्वायर्ड capacitance of a conductor is the charge required to increase the potential by 1 volt. To increase the potential by 1 volt. Okay? और इस रिलेशन को नोट करिए, ये फॉर्मूला को नोट करिए। ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में आपके साथ रहेंगे और इसकी बहुत बार-बार आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें याद रखिए, प्रोपोर्शनल क्वांटिटी कौन सी है और कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट सी। प्रोपोर्शन में कौन बढ़ते कम होते हैं? Q और V। अगर हमको फॉर्मूला दिया है Q इज इक्वल टू CD, चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज। अगर हम किसी कंडक्टर में चार्ज को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? ये मैथमेटिक्स क्या कहती है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ वी इंक्रीज द चार्ज देन द कैपेसिटी इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज। आंसर इज नो, क्योंकि वेरिएबल का रिलेशन किस में है? Q और V। C क्या चीज है? C कांस्टेंट रहेगा, यानी वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। Q बढ़ाते जाइए, V बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू R इंटू I। किसी कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ा दीजिए, क्या इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? आंसर इज नो। वोल्टेज बढ़ाइए तो कौन बढ़ता है? करंट, बिकॉज रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। उसके कांस्टेंट के R के बढ़ने के दूसरे फीचर्स हैं। वैसे ही C क्यों बढ़ेगा, C क्यों नहीं बढ़ेगा, इसके दूसरे फीचर्स हैं। ओके, तो ये है Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और V किसके बराबर होगा? Q अपॉन C। दिस इज 1 2 3। ये फॉर्मूला आपको एक एक स्टेप पे जरूरत पड़ता है। So this is capacitance। अब कैपेसिटेंस को हम उसके बाकी फीचर्स तय करते हैं। जैसे कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? तो यहाँ से हमको इसकी यूनिट क्या दिख रही है? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट। ये जो कूलम पर वोल्ट है, इसकी हमने एक डिराइव्ड यूनिट बना ली, एंड वी कॉल इट फैराड। FARAD। सो कैपेसिटेंस का यूनिट unit of capacitance, this is C is equal to Q upon V, कूलम पर वोल्ट। ना कूलम पर वोल्ट, इसको हमने क्या बनाया? फैराड। So farad is the unit of capacitance। बाद में हम देखेंगे प्रैक्टिकली, फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, तो इसलिए हमने इसकी यूनिट्स को प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस कंपेयर टू दिस फैराड। And what we use is mostly microfarad, practical।
प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को लिखने का तरीका देखिए, माइक्रो के लिए म्यू और फैराड के लिए एफ, म्यू एफ माइक्रोफैराड। ठीक है, माइक्रोफैराड आपको मालूम है माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 to the power minus 6 फैराड। This is the practical unit of capacitance। जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटर यूज करते हैं, पंखे के साथ कैपेसिटर लगा है, दूसरी चीजों के साथ कैपेसिटर लगा है, ये सब आपको माइक्रोफैराड में मिलेंगे। इस पंखे के साथ जो कैपेसिटर लगा है दैट इज 2.4 माइक्रोफैराड। हमारे एयर कंडीशनर में जो लगा है दैट इज 60 माइक्रोफैराड। इस तरह से अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस माइक्रोस में होती है। हमारे इलेक्ट्रिकल का सब काम माइक्रोस में। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत छोटे कैपेसिटर, बहुत छोटे कैपेसिटर रहते हैं और उनकी वैल्यू जो रहती है दैट इज 10 to the power minus 12 फैराड। तो इसका हमने नाम रखा 10 to the power minus 12 क्या होता है बताइए, पीको, पीको फैराड। तो दिस इज 10 pf। तो पी शब्द जब लगा रहेगा वहां क्या समझना है, पीको फैराड, और माइक्रो लगा रहेगा तो क्या समझना है, माइक्रो। इलेक्ट्रिकल में माइक्रोफैराड यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में पिकोफैराड यूज होते हैं। ये भी आपको एक डिफरेंस समझना है, एक साल ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि माइक्रोफैराड हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन से यूज होते हैं, पिकोफैराड। तो बेसिक यूनिट, दिस इज यूनिट। अब डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस की, देखिए C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ये होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसको अपने इस तरह से लिखता हूँ Q अपॉन वर्क पर यूनिट चार्ज। ये Q ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दिस इज Q अपॉन W अपॉन Q। सो दिस विल बी Q स्क्वायर अपॉन W। ये है वर्क और ये है चार्ज। इन दोनों के डायमेंशंस आपको मालूम। वर्क का डायमेंशन क्या होता है बोलिए, mL/T माइनस, ये सब मालूम है। वर्क एनर्जी का mL/T-2। चार्ज, चार्ज का क्या होता है A/T, और ये स्क्वायर हो गया A² T²। अब बताइए इन सब को ऊपर ले जाते हैं m-1 L-2 T की पावर क्या लूँ, प्लस 4, ये माइनस प्लस हुआ, और A की पावर, ये आ गया कैपेसिटेंस की डायमेंशन। तो ये इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है उसकी डायमेंशन भी आपको इस साल करनी है। आजकल ये ट्रेंड है, पिछले 10 साल में मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन के क्वेश्चन आते हैं। डायमेंशन जैसे एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मीडियम, उसकी डायमेंशन बताइए। इसी तरह से परमिएबिलिटी की डायमेंशन बताइए, कैपेसिटेंस की डायमेंशन बताइए, रेजिस्टेंस की डायमेंशन बताइए, ये सब। और ये जितने डायमेंशन वाले हैं उनका टेक्निक याद रखिए, उसका एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें V आता हो। हर एक चीज वोल्टेज से रिलेटेड रहेगी, चार्ज से रिलेटेड रहेगी, तो चार्ज और वोल्टेज वाले फॉर्मूले में बदल दीजिए। उसके बाद चार्ज को क्या कर देना है AT, वोल्टेज को क्या कर देना है W/Q। तो W की डायरेक्शन हमको मालूम है, Q की डायरेक्शन, वहां से वो हमारे mL/T में कन्वर्शन स्टार्ट हो जाएगा, A और आ जाएगा, बाकी तो सब mL/T के आएंगे। तरीका समझ आया? तो आगे जाके भी हम इसकी बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की बनाएंगे, परमिएबिलिटी की बनाएंगे, इस तरह से सबकी बनाते जाएंगे। ओके, सो दिस इज कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग यही तक करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास